इसका कनेक्शन के लिए बोलो यार इनको कि इसका कनेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भाई देखो, जितना पढ़ाया है उतना साथ साथ पढ़ते जाओ, वरना ये थ्योरेटिकल पार्ट को पकड़ने में ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है कि ये पूरी की पूरी बुक लिख दोगे आप अपने आप। ठीक है, तो जितना मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ उसको फिनिश करते जाओ, नहीं फिनिश करोगे तो एंड में आपको ये खिचड़ी लगने लगेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ना। ठीक है, चलो स्टेप आगे चलते हैं। आज हम लोगों को करना है टेस्टिंग प्रोफाइल में तो कितने तरीके की टेस्टिंग प्रोफाइल्स में काम होता है। तो ये तो मैंने बताया, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग और एपीआई टेस्टिंग में ज़्यादातर काम किया जाता है। जो बेसिक आपको काम स्टार्ट करते हैं हम लोग, वो होता है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के अंदर। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर है यूनिट टेस्टिंग। सेकंड इसमें आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, थर्ड इसमें आता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड द फोर्थ इसमें आता है मेंटेनेंस टेस्टिंग। ठीक है, बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है यूनिट टेस्टिंग, सेकंड हमारे पास होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग और फिर हमारे पास होता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक, अब प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस ये कहता है कि जब भी आप कहीं पर भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए देखते हो, तो फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास कोई एक एचटीएमएल का पेज है। मैं वो लाइव प्रैक्टिकल वो दिखा रहा हूँ जो डेवलपमेंट में काम होता है। जस्ट लाइक मान लो ये हमारे पास एचटीएमएल का पेज है। अब इस एचटीएमएल के पेज को अगर आप एग्जीक्यूट कराते हो तो आपके पास कैसा आउटपुट आएगा? लाइक दिस वन। ठीक है ना, ये हमारे पास एक फॉर्म है, इसमें यूजर नेम है, पासवर्ड है, बटन पे क्लिक करोगे और आपका प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेगा। अगर इस पेज में कोई भी मिस्टेक्स होती है इन केस, तो वो कौन चेक करेगा? अगर इस कोड में मिस्टेक्स होती है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही करने की? ऑब्वियसली डेवलपर्स की। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोड की चेंजमेंट जो करेगा वो डेवलपर करेगा। कब करेगा? एक एक पॉइंट को चेक करेगा कि उसने अपने कोड को सही तरीके से राइट किया है या नहीं किया है। ठीक है ना, जब कोई भी काम स्मॉल पैकेट्स में किया जाता है या स्मॉल यूनिट्स में किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इस यूनिट टेस्टिंग। ठीक है ना, यूनिट टेस्टिंग के अंदर आपको क्या मेंशन करना है? स्मॉल कोड। जब स्मॉल कोड की टेस्टिंग होती है तो उसको आप लोग बोलते हो दैट इज द पार्ट ऑफ द यूनिट टेस्ट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? समझ में आया? यस और नो एवरीवन? ठीक है, अब यहाँ पर आप एक डेफिनेशन देख लो। यूनिट टेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द यूनिट टेस्टिंग? सो यूनिट टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि एसडीएलसी का ही प्रोसेस है ये भी, इन विच द स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे बोल रहा है स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट। टेस्टेबल का मतलब यहाँ पे है कि ऑलरेडी डेवलपर उसको टेस्ट कर चुका है। ठीक है ना, द कॉल्ड द यूनिट्स और द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब जब भी कोई डेवलपर काम करेगा तो डेफिनेटली वो अपने आप को खुद ही चेक करेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोड उसने बनाया और जो चेक करने का प्रोसेस है या जो चेंजमेंट करने का प्रोसेस है वो कोई और करेगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं कि जब भी कोई भी यूनिट, मतलब हो गया एक स्मॉलेस्ट स्मॉल पार्ट को टेस्ट करना, और स्मॉल पार्ट को टेस्ट सिर्फ और सिर्फ डेवलपर ही कर सकता है, चाहे वो डेवलपमेंट टीम का मेंबर हो या ऑटोमेशन टीम का मेंबर हो। ऑटोमेशन में भी कोड से ही काम होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। एज अ टेस्टर काम कर रहे हैं तो भी आपको अपने ही कोड को मैनेज करना है। अगर आप डेवलपर काम कर रहे हैं तो भी अपने कोड को ऐसे ही मैनेज करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? सॉरी, हाँ, वो इंडिविजुअली होता है इसको मतलब भी। ठीक है, इंडिविजुअल इसको इस प्रोसेस। तो ये पूरा एक तरीके का प्रोसेस ही होता है कि जब भी आप कोई भी काम करोगे तो छोटे-छोटे पैकेट्स बनाते हो। अब ये छोटे-छोटे पैकेट्स का मतलब क्या होता है, अब इसको समझो। मतलब स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट क्या होता है, अब उसको समझो। देखो, तो ऐसे समझो, जस्ट लाइक मान लो मैंने आपको एक कोड दिया कि आज आपको एप्लीकेशन में पूरा सिनेरियो एक साथ समझा दिया मैंने कि आपको आज एक इंडेक्स पेज बनाना है। इंडेक्स पेज में आपको आज 5 बटन बनाने हैं। उस 5 बटन के अंदर क्या-क्या होगा? होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? पोर्टफोलियो और एक और कोई आप पेज ले लो, लाइक
कोई भी पेज ले लो यार, गैलरी पेज, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 पेज हो गए हमारे पास। जो 5 पेज आपके पास यहाँ पर हो गए हैं, अब इन 5 पेज में से अगर होम पेज पे आपको काम करना है, तो डेफ़िनेटली जब आप कोड को टेस्ट करोगे, तो होम पेज का ही तो टेस्ट करोगे ना, कि प्रॉपर तरीके से होम पेज एग्ज़ीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो आपको यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक डेवलपर जब किसी भी वेब पेज को डेवलप करता है, चाहे वो एचटीएमएल कोड के यूज़ करके कर रहा हो, चाहे वो जावा के कोड को यूज़ करके कर रहा हो, चाहे बैकएंड में पाइथन का कोड लगा हो या पीएचपी का कोड लगा हो, फ़र्क इससे नहीं पड़ता, ठीक है? उसने कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर उस कोड में उसने एक भी लाइन लिखी हुई है और उसको एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, तो जब तक वो प्रॉपर एग्ज़ीक्यूशन नहीं करा देगा इसका, एग्ज़ीक्यूशन का मतलब होता है रन करा के देखना, चेक करना कि हमारा प्रोसेस सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब तक वो प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से एग्ज़ीक्यूट नहीं कर देता, तब तक वो वहाँ पे उसके स्मॉलेस्टेबल पार्ट को जो टेस्टिंग के लिए बार-बार टेस्ट करके चेक करता रहता है, काम सही है कि काम गलत है। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट मेरा काम हो रहा है या उससे कुछ अलग हो रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? भूलोगे तो नहीं? ठीक है? तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है कि यूनिट टेस्टिंग के अंदर छोटे-छोटे पैकेट्स के फॉर्मेट में काम होता है। पैकेट्स इन द फॉर्म छोटे-छोटे कोड्स के फॉर्मेट में। ये छोटे-छोटे कोड जैसे-जैसे होते जाएँगे, आपकी एक एप्लीकेशन का एक वेब पेज डेवलप हो जाएगा। फिर इस पूरे वेब पेज को जब टेस्ट किया जाता है, जैसे एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स पे काम करना है, अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स पे काम किया जाता है और एक साथ जब उसकी टेस्टिंग की जाती है, तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग बन जाता है। नहीं, छोटे-छोटे कोड को जब आप बाइंड कर रहे होगे, आपने एक लाइन लिखी, एक लाइन को टेस्ट किया, फिर दूसरी लाइन लिखी, फिर दूसरी लाइन को टेस्ट किया। अब एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे ये हमारा पेज है, अब इसमें मैंने सबसे पहले इस बॉक्स को बनाया, टेस्ट करके देखा सही चल रहा है। हाँ भाई, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल डिज़ाइनिंग भी सही आ रही है, सब कुछ सही है। फिर मैंने एक और बॉक्स बनाया, इसको भी मैंने टेस्ट करके देखा, इसकी डिज़ाइनिंग भी सही आ रही है। तो जब मैंने कोड किया तो दोनों को एक साथ तो नहीं चलाया था ना, पहले मैंने ये वाला टेस्ट किया, फिर मैंने ये वाला टेस्ट किया। जब मैंने दूसरा वाला टेस्ट किया तो डेफ़िनेटली पहला वाला भी तो रन कर ही रहा होगा ना, उसको थोड़ी ना हम रोक लेंगे। और जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा जो पेज होगा ये फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बटन पे क्लिक करने पे आपको यहाँ का डेटा मिल जाएगा। समझ में आया? तो यूनिट टेस्टिंग में क्या होगा कि अगर एक भी पार्ट आपने लिखा है, यानी कि डेवलपर ने लिखा है, तो उसको टेस्ट करने के लिए उसी को ही पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उसने सही काम किया या गलत काम किया है। इसीलिए यहाँ पे लिखा रहता है द प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट। टेस्टेबल पार्ट का मतलब क्या है कि उसने खुद से एप्लीकेशन चेक कर रही है या कर चुका है। ठीक है? कुछ भी बोल सकते हो आप यहाँ पर। इतने प्रोसेस में कोई डाउट? एनीवन? एक बार ये डेफिनिशन रीड करो, देखो समझ में आ रहा है? विज़ुअली दिख रहा है? इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का मतलब हो गया एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर, एक स्मॉल पीस ऑफ कोड। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। लिखी गई लाइन क्लियर हो रही है? संतोष, विशाखा, एवरीबॉडी, चलो आगे चलें। प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको ये पेज दिया। ये ये ऑटोमेशन एक्सरसाइज़ डॉट कॉम वेबसाइट है, वो मैंने ओपन की। मैंने बोला आपको इस एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। तो आप क्या-क्या चीज़ें टेस्ट करोगे? बताइए। आपको क्या-क्या चीज़ें ऐसी लगती हैं जो इसके अंदर टेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है? और और
सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि यूआरएल एंटर करने के बाद ये वेब पेज ओपन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? अगर वेब पेज ही नहीं ओपन होगा तो आप टेस्टिंग किसके ऊपर अप्लाई करोगे? अगर ये यूआरएल मैं आपको गलत दे दूं, मैं कुछ गलत वैल्यू पास कर दूं और फिर मैं इस पेज को अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं तो आपके पास कुछ इस तरीके का वेब पेज ओपन होगा। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको जब गलत यूआरएल दिया तो आपके पास आउटपुट भी गलत आया सर्वर की तरफ से। तो आपको सबसे पहले ये चेक करोगे कि जो यूआरएल दिया जा रहा है एक्चुअल में वो यूआरएल वर्किंग है भी या नहीं है। ये पहला पॉइंट होता है किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करने का। ठीक है? और यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी यूनिट टेस्टिंग। तो ये इंडिविजुअल पार्टी तो आपने टेस्ट किया, यूआरएल पे क्लिक किया, आपके पास वेबसाइट ओपन हो गई। ये इंडिविजुअली पार्ट तो आपने यूज़ किया ना? तो ठीक है? अब क्या-क्या चीज़ें इंडिविजुअली आप चेक कर सकते हो? ये बटन है, इस बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। इसको आपने जब क्लिक किया तो ये भी इंडिविजुअल था। ठीक है? लेकिन ये इंडिविजुअल दिख रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक लिंक लगा हुआ है। तो जब भी किसी भी वेब पेज के पीछे एक कोई लिंक एप्लीकेबल होगा, तो वो लिंक वाला पार्ट 2 तरीके से काम करता है। पहला पार्ट होता है उसके पास यूनिट टेस्टिंग का और दूसरा पार्ट उसके पास होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। क्योंकि वो पेज क्या हो गया, इंटरकनेक्ट हो चुका है। तो इंटरकनेक्ट वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। समझ गए? सिंपल है। अगर आपने इस होम पे क्लिक किया, तो आपको दिख तो होम रहा है, लेकिन जैसे ही इस होम पे क्लिक करोगे तो ये किसको कनेक्ट करेगा? इसके बैकएंड का जो वेब पेज कनेक्ट होगा। तो जब इंटरकनेक्शन किसी भी 2 पेज का हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन टेस्ट। क्लियर है? हाँ जी। क्लियर हो गया अब? नेक्स्ट मूव करें? हाँ यार, इसका कुछ कनेक्शन करवाओ यार। अभी तक इसका प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत बार बोला है, ज़रूरी है, बच्चों को दिक्कत हो रही है। ठीक है? तो ये प्रोसेस समझ में आ गया ना? होम पेज का कनेक्शन समझ में आ गया। इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट है, कार्ट है, साइन अप। अब जैसे आपको साइन अप पेज को कंटिन्यू करना है, तो साइन अप पेज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये नीचे का पूरा डेटा विजुअलाइज़ हो रहा है। ठीक है? अगर आप यहाँ पे साइन अप बटन पे क्लिक करते हो, तो ये कुछ एरर मैसेज आपके पास आ रहा है, फिल अप सम डेटा। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? किसी को पता है? अगर आपके पास उसके इस तरीके का मैसेज आपके पास अगर आ रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? लिख लो, एरर मैसेज इसका नाम होता है। इसको बोलते हैं एरर मैसेज। अब ये एरर मैसेज कब हो पाएगा? आ जाइए, आ जाइए। अब ये एरर मैसेज कैसे सही होगा? जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करोगे, हाँ, जैसे ही आपने पुट किया और फिर आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक किया। साइन अप पे क्लिक किया तो फिर से इसने इस वाले बॉक्स में जाके चेक किया कि क्या यहाँ पे डेटा लिखने की रिक्वायरमेंट है? तो बिल्कुल है। जब तक आप यहाँ पे डेटा नहीं लिखोगे तब तक ये आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करेगा। तो अलग-अलग तरीके के एरर मैसेज यहाँ पे जनरेट होते हैं। ठीक है ना? कितने तरीके के एरर मैसेज होते हैं और किसकी तरफ से जनरेट होते हैं ये भी समझ लो, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई व्हाट इज़ एरर मैसेज? एरर मैसेज होता क्या है पहले तो ये बताओ? एरर मैसेज वो होता है जब हम किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं या कहीं पर भी अगर हम क्लिक करें और हमारे पास कोई एक एरर जनरेट हो रही हो। वो एरर कैसी हो सकती है? वो एरर 2 तरीके से हो सकती है। एक सर्वर साइड की एरर हो सकती है और एक डेवलपमेंट टीम की तरफ से एरर हो सकती है। अभी जो आप एरर देख रहे हो ये किसकी तरफ से आ रही है? ये डेवलपमेंट टीम की तरफ से आ रही है। अभी ये डेटा सर्वर तक गया ही नहीं है। जब तक डेटा सर्वर तक नहीं जाएगा तब तक वो सर्वर से एरर हो ही नहीं सकती। ठीक है? आपको अमेज़न के पेज में क्या करते हो? चेक करो अमेज़न के पेज में। साइन अप पे क्लिक किया, अभी मैंने डेटा पुट नहीं किया है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो नीचे देखो आ रहा है, ये एक एरर मैसेज आपके पास जनरेट हो रही है। जो ये एरर मैसेज जनरेट हो रही है, ये कैसी है? स्टैटिक वाली है। ठीक है? जैसे ही बटन पे क्लिक किया, अगर इस बटन पे डेटा नहीं लिखा हुआ होगा, तो क्या होगा?
ऑटोमेटिकली आपको एक एरर मैसेज पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि भाई यहाँ पे डेटा लिखना कंपल्सरी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेटा पुट कर देते हो, डाल दिया, अब इसके आगे मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, ठीक? अब ये जाएगा सर्वर के पास, सर्वर से मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? इनकरेक्ट फ़ोन नंबर। तो 2 अलग-अलग तरीके की एरर्स जनरेट हो रही हैं आपके पास। एक एरर आपके पास आ रही है, जिसने डेवलपमेंट टीम ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी यूज़र एम्प्टी पेज को एम्प्टी बॉक्स पे अगर कुछ भी फिल नहीं करता है या इसको एम्प्टी रख देता है, फिर ये इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, तो भी आपके पास एरर मैसेज जनरेट होनी चाहिए। एक तो ये एरर हो गई, दूसरी है कि अगर सर्वर के पास ये पेज जाता है और सर्वर ही ऑथेंटिकेशन करता है कि हमारे पास एक्चुअल में इस पेज का डेटा मैप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैपिंग का मतलब समझ में आता है? मैच कराना। मैपिंग मतलब मैच कराना कि यहाँ का डेटा जो करंट पेज पे आपको दिख रहा है, वो साम सेम डेटा अगर आपके पास सर्वर पे अवेलेबल है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो आपके पास कुछ इस तरीके की एरर मैसेज यहाँ पे जनरेट हो जानी चाहिए। तो सर्वर की तरफ से आपके पास ये रिस्पॉन्स आ जाता है, फिर आपको पता चलता है हाँ यार ये सर्वर एरर है। क्लियर है? समझ में आ गया प्रोसेस? येस और नो? तो एरर्स भी आपके पास 2 तरीके से होती हैं। एक होती है आपके पास स्टैटिक एरर, एक आपके पास होती है डायनामिक एरर। डायनामिक एरर आपके पास सर्वर से आती है और स्टैटिक एरर डेवलपर वहाँ पे खुद से लिख के रख लेता है। तो ये जो सर्वर से रिलेटेड एरर आती है उसमें भी इफ और एल्स की कंडीशन होती है और जो स्टैटिक डेटा आप लोग लिखते हो ना उसमें भी इफ और एल्स की कंडीशंस वो लोग अप्लाई करके रखते हैं। गॉट इट? क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? येस और नो? एवरीवन? अंकुर, गौतम, दीपेन, कार्तिक, मोनिका, पल्लवी, पूजा, राहुल, संतोष, विशाखा। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। तो यूनिट टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या होता है? जिसमें स्मॉल पीस ऑफ कोड को अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं या इंडिविजुअल किसी भी कोड को अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द यूनिट टेस्टिंग। ठीक है? यूनिट टेस्टिंग कौन करेगा? पहले तो डेवलपर करेगा। जो कोड बनाएगा वही यहाँ पर चेक करेगा। ठीक है? अब जब डेवलपर किसी भी चीज़ को चेक करेगा तो वहाँ पे एरर्स आने की संभावना आपके पास होगी। जो एरर आपके पास आएगी उसको हम लोग बोलते हैं एरर मैसेज। जो एरर मैसेज आता है वो भी 2 तरीके के होते हैं। पहला हमारे पास होता है एरर मैसेज स्टैटिक और एक होता है हमारे पास डायनामिक। डायनामिक वाला होता है जो सर्वर की तरफ से हमारे पास आ रहा होता है और स्टैटिक वाला होता है जिसमें डेवलपमेंट टीम का ही मेंबर वहाँ पे खुद से कुछ कोड्स लिख के दे देता है। अब ऐसा लिखा क्यों जाता है? ये भी एक क्वेश्चन होता है कि भाई एरर मैसेज एक्चुअली में क्यों लिखा जाता है? बताइए। अगर एरर मैसेज नहीं लिखें तो क्या होगा और एरर मैसेज लिखें तो क्या होगा? और कुछ? हुँ। और इसके अलावा कुछ और? देखो एरर मैसेज इसलिए लिखी जाती है, अब इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल ये देखो नेटफ्लिक्स नाम सुना होगा आई थिंक सबने, बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है। आप इसको ओपन करो, ओपन किया, अब आप इस बॉक्स में कुछ भी वैल्यू पुट ना करो, नहीं करी। कोई एरर मैसेज आया नीचे लिख के? नहीं आया। लेकिन यही काम जब आप यहाँ पे कर रहे थे तो आपको एक एरर मैसेज दे रहा था ना यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हो। 2 वेबसाइट हैं लेकिन एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अमेज़न भी पॉपुलर ही है, ठीक है? कोई छोटी-मोटी वेबसाइट नहीं है। तो दोनों ही वेबसाइट में क्या फ़र्क है? डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है? एक में आपको ये क्लैरिटी मिल रही है कि ये खुद बता रहा है कि भाई आपको यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करनी चाहिए, जिससे यूज़र्स के माइंड में क्लैरिटी आ रही है कि हाँ यार जब तक हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे का कोई प्रोसेस कर ही नहीं सकते। समझ में आ गया ना? और दूसरी वाली वेबसाइट भी आपको कुछ ऐसे ही कह रही है लेकिन उसके लिखने का तरीका अलग है। ये देखो, एंटर योर ईमेल आईडी टू क्रिएट और रीस्टार्ट योर मेंबरशिप। बस फ़र्क क्या है? लिखने का तरीका। इसने यहाँ पे पॉपअप मैसेज दिखा दिया कुछ इस तरीके से, इसने ब्लिंक करता हुआ दिखा दिया, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है कि हाँ, इसने कुछ गलती की हुई है। यहाँ पर हमारी कुछ गलतियाँ हैं।
और इसमें क्या हो रहा है कि आपने जैसे ही बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे इसने कुछ भी ऐसा हिंट करके आपको नहीं दिखाया कि यहाँ पे एरर मैसेज है, वो उसने ऊपर यहाँ पे लिख दिया। अगर ये ऊपर ना लिखे पहले से, जब वेबसाइट ओपन कर रहे हो, अगर ये मेंबरशिप का पॉइंट अगर ऊपर ना लिखे, जैसे ही बटन पे क्लिक करें और ये नीचे विजुअलाइज हो जाए, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ, हमने कुछ गलती की हुई है, यानी कि डेवलपर ने कुछ गलती की हुई है इसके अंदर। तो 2 वेबसाइट में काम वही हो रहा है, लेकिन लिखने के पैटर्न्स दोनों में अलग-अलग हैं। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? एवरीवन? हाँ जी। जो डेवलपर्स काम कर रहा होता है ना, तो एक काम को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। कोई वहाँ पे पॉपअप मैसेज करके दिखा देता है, कोई वहाँ पे राइटिंग करके दिखा देता है, ठीक है? अब एक और वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, वो भी कुछ ऐसे ही दिखाता है, medimension.com। लेट मी चेक, यही है वेबसाइट? हाँ, यही है। अब इसके जॉइनर्स पे देखो, यहाँ पे मैंने मान लो कंपनी सिलेक्ट किया और फिर एक्सेप्ट किया और रजिस्टर बटन पे क्लिक किया। ये भी आपको दिखा रहा है पॉपअप मैसेज, ठीक है ना? तो इससे क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से आती है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एज़ अ टेस्टर, कि अगर कहीं पर भी हमारे पास एरर मैसेज जनरेट नहीं हो रही है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहाँ पे जनरेट करवाना उससे। आप इसके लिए बताओगे कि भाई एरर मैसेज जनरेट नहीं हो रहा है, यूज़र को कल को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक एरर मैसेज यहाँ पे जनरेट करो। क्लियर है? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज़ अ टेस्टर टेस्ट करना कि हमारे पास यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप उससे करवाओगे काम। गॉट इट? समझ में आ गया प्रोसेस? हुँ, हुँ। देखो यार, डेवलपमेंट टीम में एक से बढ़कर एक टेस्टर और डेवलपर बैठे हैं, ठीक है? हो सकता है उनके टीम मेंबर्स ने उनको वही परमिशन दी हो कि आपको ऐसे ना करके ऐसे करना है, ठीक है? जैसा वहाँ पे उनको बोला जाएगा वो उसके हिसाब से काम करेंगे। अब यहाँ पे गलती किसी की नहीं है। नहीं, ये एसआरएस में मेंशन नहीं होता है, ठीक है? एसआरएस। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, ये मेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम करने के तरीके होते हैं। कभी भी डेवलपर्स को ये सब परमिशंस नहीं मिलती कि हम आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें लिख के देंगे। ये उनके काम के हिसाब से होता है। हाँ, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कुछ डिफरेंस दिखना चाहिए वहाँ पर, ठीक है? इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के इफ़ेक्ट्स होते हैं ये सब। ये जावास्क्रिप्ट के इफ़ेक्ट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है? क्लियर? चलें आगे? हुँ, क्या करा सकते हैं? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल, वो आप करवा सकते हो। इसीलिए मैं 3 अलग-अलग वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि एक वेबसाइट पे वही काम करने का तरीका कुछ और है, दूसरी वेबसाइट पे वो पॉपुलर है लेकिन उसमें काम करने का तरीका कुछ और है। तो ये डेवलपर की स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है वो किस प्रॉपर्टी को पहले यूज़ करेगा। ठीक है? अब आपको ये लगता है कि यार नहीं समझ में आ रहा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा और कुछ बेटर करवा सकते हैं, तो आप अपने ओपिनियन रखो वहाँ पे कि हम ऐसा नहीं करवा के हम सोच रहे हैं हम ऐसा करवा दें। अगर वहाँ पे कुछ बहसबाजी होती है कि भई हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें टीएल ने ऐसे ही बोला है, फिर आप टीएल के साथ कम्युनिकेट करो। कि यहाँ पे ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है, हमें इसको करवाना चाहिए। वो भी नहीं मान रहा है तो आप अपने क्लाइंट से डिस्कस करो। जब क्लाइंट भी हामी भर देगा तो फिर टीएल क्या, टीएल के पापा को भी करना पड़ेगा फिर, ठीक है? यानी कि ओवरऑल आपको हायरार्की फ़ॉलो करनी है। अगर टीएल नहीं सुन रहा है तो आप सुपर वाले के पास जाओ, अगर उससे भी ऊपर नहीं सुन रहा है तो कभी क्लाइंट के साथ मीटिंग्स होती है पर्सनली तो आप उसके साथ डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है? तो एक से ज़्यादा तरीके होते हैं एक काम को करने के इसमें। गॉट इट? चलें आगे? तो यूनिट टेस्टिंग समझ में आ गया, एरर हैंडलिंग का प्रोसेस समझ में आ गया, कैसे करना है हम लोगों को, ठीक? तो रीड करो, कुछ-कुछ समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज़ नोन एज़ द सेकंड लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस। Following unit testing, integration testing involves the checking the individual components or the units of a software project
to expose defects and problems to verify that they work together as designed. क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये? बताइए। ट्राई टू एक्सप्लेन। हम्म, 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 और सिंपल सी लाइन है यार, ट्राई करो। ओके, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। कुछ कुछ आप लोग पहुंच पा रहे हो वहां तक। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज नोन एज द सेकंड लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। यानी कि सेकंड लेवल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आपका एक बटन बन चुका होगा या आपने एक भी पेज बनाया होगा तो डेफिनेटली आप दूसरे पेज के साथ लिंक करोगे, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है सेकंड लेवल। फर्स्ट पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए आपको दो पेजेस का इंटीग्रेशन कराना कंपलसरी है, वरना आप हवा में वहां पे बातें नहीं कर सकते कि भाई मैंने पेज बना लिया, आप क्लाइंट कह रहा है पेज दिखाओ, पेज दिखा रहे हो लेकिन दो अलग अलग, तो कह रहा भाई इनका इंटरकनेक्शन तो करो। मैं थोड़ी ना दो अलग अलग प्रोसेस ओपन करके देखूंगा, या दो थोड़ी ना सॉफ्टवेयर आप बना के दोगे उसको, ठीक है। तो इसीलिए वो कहता है कि जब आप एक पेज को और दूसरे पेज को बना लेते हो तो इन दोनों का इंटरकनेक्शन आप कैसे करोगे, लिंक के थ्रू। तो आपको वहां पे लिंकिंग का प्रोसेस ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो हाइपर लिंक करके करो, चाहे आप बटन की लिंकिंग के थ्रू करो, या आप किसी अदर प्रोसेस पे करो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई ना। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज नोन एज द सेकेंड लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। अब फॉलोइंग, अब ये फॉलो किसको कर रहा है, यानी कि जब आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो यूनिट टेस्टिंग ऑटोमेटिक हो रही होगी वहां पर। ये चीज का जरूर ध्यान रखना। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट टेस्टिंग, व्हाट इज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग स्मॉल पीस ऑफ कोड बताओगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग जब भी होगा तो उसमें यूनिट टेस्टिंग सबसे पहले हो रही होगी, चाहे आप करो या ना करो। भले आपके एसआरएस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है लेकिन यूनिट टेस्टिंग फिर भी होगी ही होगी। गॉट इट? सिंपल है। दैट इन्वॉल्व चेकिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो ये कह रहा है कि अगर आप यूनिट टेस्टिंग करते हो तो भी आपको यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट टेस्ट करने ही पड़ेंगे, आप इससे बच नहीं सकते। चाहे आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो या इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, दोनों के ही केस में आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यूनिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू एक्सपोज द डिफेक्ट इन द प्रॉब्लम टू वेरीफाई। अब आपको यहाँ पे क्या एक्सपोज करना है भाई, आप किस लिए काम कर रहे हो, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ना। तो आप यहाँ पे ये चेक करोगे कि जब आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो या इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो उसके अंदर क्या हमारे पास कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, क्या हमारे पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसी को आप वेरीफाई करोगे। और ये काम कब हो रहा है, जब दोनों चीजों को इंटरकनेक्ट करके काम कर रहे हो। सिंपल है, समझ में आ गया लॉजिक। अब इसको प्रैक्टिकली समझो। लिखी गई बात को प्रैक्टिकल समझना है, कैसे समझोगे भाई। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन पेज है और ये लॉगिन पेज है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेज पे यहाँ पे आपको दो तीन डिटेल्स फिल करनी है, फिल कर दिया, फिर यहाँ पे आपने बटन पे क्लिक किया। जब बटन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आपके पास कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पेज से लॉगिन पेज पे आप जा रहे हो तो आपने किस पे क्लिक किया, एक बटन पे ही तो क्लिक किया। तो आपने साथ में क्या किया, यूनिट टेस्टिंग करी। अगर ये पेज दूसरे पेज पे हमको ले जा रहा है तो आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हो गई। क्लियर हो गया। तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होने चाहिए। अब एरर्स आपके पास यहाँ पे क्या आ सकती है कि यहाँ का जो डेटा है, जैसे हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेज का डेटा है, क्या वो हमारे पास सर्वर पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपको साथ में क्या मिलेगा, हो सकता है कोई एपीआई टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट दे दें, हो सकता है कोई डेटाबेस का कॉन्सेप्ट दे दें, या हो सकता है आपको कुछ भी ना दें, सिर्फ आपको कह दें कि ये डेटा सर्वर पे जाना है। अब आपने डेटा सर्वर पे डाल दिया, यहाँ पे कोई आपके पास एरर नहीं आ रही है, लेकिन आपको टेस्टिंग करने के लिए कोई सर्वर नहीं दिया गया। तो आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने टीएल से कि सर मुझको ये देखना है कि एक्चुअल में जो रिक्वेस्ट हमने डाली है ना,
ये सर्वर पे गई है या नहीं, मुझे उसकी टेबल का स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करो। वो फिर आपको स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड कर सकते हैं या सर्वर का कनेक्शन दे सकते हैं कि सिर्फ आपको चेक करना है, आप चेक कर लो। लेकिन आपको डेटाबेस के अंदर कोई काम करने की परमिशन नहीं मिलेगी। आप ये नहीं कर सकते कि अगर ये डेटा में से यूजर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड, मान लो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं जा रहा है इस वाले डेटाबेस में, तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये तो डेवलपमेंट टीम का काम है। आप क्या करोगे? आप सिर्फ इसके लिए टेस्ट केस लिख के दे दोगे कि हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर में सही डेटा वहां पे नहीं जा रहा है, खत्म। समझ में आ गया? ऐसे किया जाता है वेरिफिकेशन, उसमें लिखा भी हुआ है वेरीफाई कीवर्ड। ठीक है ना? तो जो बात लिखी है उसी चीज को आपको वहां पे एक्सप्लेन करने के तरीके पता होने चाहिए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार देख लो, कोई लाइन या कोई पॉइंट नहीं क्लियर है तो दोबारा पूछ सकते हो। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? भाई कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी भी। अंकुर, दीपेन, गौतम, कार्तिक, पल पल्लवी, पूजा, राहुल, संतोष, विशाखा, एवरीवन क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट स्टेप पे मूव किया जाए। 2 पेजेस मत बोलना वहां पर। पेजेस का मतलब होगा कि सिर्फ आप 2 पेजेस को ही यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप 2 कंपोनेंट्स बोल सकते हो वहां पे। 2 कंपोनेंट्स या मल्टीपल कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास जो बटन होता है ये क्या है? ये उस वेब एप्लीकेशन का वेब कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो आप कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो, इंटर रिलेशन कर सकते हो वहां पे। हम्म। अच्छा चलो, अगर आपकी ये बात है तो मैं इसको और एलोबरेट करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे आपको यूजर नेम लिखना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है, और नीचे मैंने आपको एक बटन दिया है बना के, ठीक है, साइन इन करने का। अब आपने यहाँ पे लिखा पूजा और यहाँ लिखा पूजा 123। अब ये बटन पे क्लिक ना करूं तो क्या ये इसका इंटीग्रेशन हो पा रहा है? इस बटन का इन दोनों को बॉक्स के साथ इंटीग्रेशन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है ना? तो सिर्फ आप पेजेस को, हाँ, हाँ जी, तो आप यहाँ पे पेजेस नहीं बोल सकते। आप यहाँ अगर आपको ऐड करना है तो आप पेजेस ऐड कर सकते हो, कंपोनेंट ऐड कर सकते हो, तो उसको क्लियरिटी होगी कि अच्छा इसने पेजेस भी कनेक्ट कर दिए, कंपोनेंट भी कनेक्ट कर दिए। समझ गए? अगर इस वाले बटन पे आप क्लिक नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक ये डेटा थोड़ी ना सर्वर पे जाएगा। तो आपने कहीं ना कहीं बटन का इंटरकनेक्शन किया है ना, तभी तो ये सारा डेटा उठ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा पा रहा है। गॉट इट? हम्म। तो इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स आप लिख सकते हो। ठीक, चले आगे। अब आपके पास आता है टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, प्लीज म्यूट हो जाओ। कितने तरीके के हमारे पास कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर टेस्टिंग में? हमारे पास एक आता है टॉप टू डाउन अप्रोच, बॉटम टू अप अप्रोच, ठीक है, मिक्स सैंडविच टेस्टिंग और बिग बैंग टेस्टिंग। 2 मिसिंग है, एक होता है स्टब्स और एक होता है ड्राइवर। ठीक है, ये भी होते हैं। तो पहले आपको क्लियरिटी दे देता हूँ सैंडविच टेस्टिंग से रिलेटेड।
सैंडविच टेस्टिंग किसको बोला जाता है? इसका दूसरा नाम है हाइब्रिड टेस्टिंग। ठीक है, इसको आप लोग हाइब्रिड टेस्टिंग बोल सकते हो या फिर सैंडविच टेस्टिंग बोल सकते हो। अब सैंडविच टेस्टिंग या हाइब्रिड टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करोगे तो भाई 2 प्रोसेस है। या तो आप सॉफ्टवेयर को मैनुअली टेस्ट कर रहे होगे या तो आप उसको ऑटोमेशन से टेस्ट कर रहे होगे। ठीक है? तो आज के टाइम में मैक्सिमम सॉफ्टवेयर हाइब्रिड टेस्टिंग पे चलते हैं। कुछ पार्ट मैनुअल टेस्टिंग काम कर रहा होता है और कुछ पार्ट ऑटोमेशन टेस्टिंग से होता है। ठीक है? एक तो प्रोसेस ये हो गया आपके पास। क्लियर है? अब आपको ये क्लियरिटी कैसे आएगी इसका एक एग्जांपल समझ लो। फॉर एग्जांपल आपको एक इंडेक्स पेज दिया, आपने इंडेक्स पेज पे जितने ही बटन थे सबको टेस्ट कर लिया। ठीक है? अब मैंने आपको बोला कि इस इंडेक्स पेज के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे काम करना है और रजिस्ट्रेशन पेज में 10 फील्ड आपको टेस्ट करनी है। अब 10 फील्ड में आप मैनुअली टेस्ट करोगे, तो 2 टू द पावर ऑफ 10 के हिसाब से आपके पास कितने टेस्ट केस बन जाएँगे? 1024 1024 टेस्ट केस आपको टेस्ट करने हैं। तो आपने सोचा है 1024 टेस्ट केस को टेस्ट करने के लिए क्यों ना हम एक ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट चला दें। तो आपने फिर क्या किया, अपने 1000 टेस्ट 24 जो टेस्ट केस हैं वो हो सकता है कल को इंक्रीज़ हो जाएँ। ठीक है ना? तो आपने इसको सोचा कि एक एक्सेल शीट बनाएँ, एक्सेल शीट में सारा डेटा मेंटेन करें और डेटा मेंटेन करने के बाद एक एक्सेल शीट का कॉम्बिनेशन हम अपनी जावा की स्क्रिप्ट के साथ या पाइथन की स्क्रिप्ट के साथ रन कर दें। अब जब जावा की स्क्रिप्ट या पाइथन की स्क्रिप्ट रन करेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके डेटा को लेती जाएगी और उसके अंदर पुट करती जाएगी। तो जो काम आप यहाँ पे एज़ अ मैनुअली करोगे, हो सकता है 1000 टेस्ट केस करने में आपको 10 दिन लग जाएँ। लेकिन जो काम स्क्रिप्ट से हो रहा होगा, वही 1000 टेस्ट केस को काम करने में आपको 2 दिन लगेंगे। ठीक है ना? तो आज के टाइम पे हाइब्रिड मोड पे ज़्यादा काम चल रहा है। 50% काम या 60% काम आपका मैनुअल टेस्टिंग से हो रहा है। बाकी का 30 टू 40% काम आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग से। क्लियर है? समझ में आ गया प्रोसेस? आप लोगों को क्लियर है? येस और नो? नहीं क्लियर है तो भाई दोबारा बता देना। हाँ, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हाँ, मैक्सिमम टेस्टिंग जो ऑटोमेशन की जो होती है ना, वो आपकी होती है लॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है? जैसे आपको 2000 टेस्ट केस चलाने, 5000 टेस्ट केस चलाने, तो वहाँ पे फिर आपके पास ऑटोमेशन टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। या आपको बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना है, टेस्टिंग करके देनी है, तो फिर आप वहाँ पे पूरी ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट को बनाते हो, फिर आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। हाँ जी, जी। तो हाइब्रिड और द सैंडविच इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज़ अ इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड्स। ठीक है? अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि लोअर लेवल के लिए कॉन्सेप्ट्स किए जाते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे कहीं सही तरीके से मेंशन नहीं किया। अगर आप इसकी रिसर्च करोगे तो बहुत रेयर केसेज़ में आपको मिलेगा कि ये मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग ज़्यादा काम करते हैं। आपको यहाँ पे ज़्यादातर मिलेगा लिखा हुआ कि ये हाइब्रिड मोड पे होता है और इसमें टॉप टू डाउन और बॉटम टू अप अप्रोच दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? मैक्सिमम वेबसाइट्स में मैंने चेक किया है, उन लोगों ने ये बात बोली हुई है कि आपको टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच को ये लोग हाइब्रिड टेस्टिंग बोल रहे हैं। तो इसको भी बोला जाता है, ऐसा नहीं ये गलत है। ये भी राइट प्रोसेस है, वो भी राइट प्रोसेस है। तो एक काम को करने के 2 तरीके हो गए। तो अगर आज के टाइम पे कोई भी सॉफ्टवेयर में मैनुअल टेस्टिंग और हाइब्रिड टेस्टिंग यानी कि ऑटोमेशन टेस्टिंग दोनों चल रही है, तो भी आपके पास एज़ अ हाइब्रिड टेस्टिंग के मोड में काम कर रहा होगा। और अगर किसी सॉफ्टवेयर में पहले टॉप टू डाउन पे काम स्टार्ट कर दिया, फिर बीच में कहीं बॉटम टू से स्टार्ट कर दिया कि पहले हायरार्की हमारे पास यहाँ से चलनी चाहिए, फिर हायरार्की हमारे पास बॉटम से टेस्ट करनी चाहिए। अगर टॉप टू डाउन प्रोसेस होता है। हाँ, सेम उसी तरीके से। ठीक है? तो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जब टॉप टू बॉटम से सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाएगा, तो वो हायरार्की बेस्ड पे किया जाएगा। अब हायरार्की क्या कह रही है? हायरार्की कह रही है पहले इंडेक्स पेज पे आओ। इंडेक्स पेज पे आने के बाद आपको 5 बटन दिए गए हैं, आप उन 5 बटन को टेस्ट करो। 5 बटन को टेस्ट करने के बाद अब टीएल कह रहा है कि पहले हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेज टेस्ट होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन पेज को टेस्ट करो। रजिस्ट्रेशन पेज के बाद लॉगिन पेज को टेस्ट करो। लॉगिन पेज के बाद आप प्रोडक्ट वाले पेज पे जाओ। प्रोडक्ट वाले पेज के बाद कार्ड पे जाओ और कार्ड पे जाके आप उसको पेमेंट करो। एक तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपके पास। तो ये आपके पास हो गया टॉप टू डाउन अप्रोच वाला। अब बॉटम टू अप्रोच में क्या हो रहा है कि सबसे पहले वो कह रहा है इंडेक्स पेज पे ना जाओ, सीधे रजिस्ट्रेशन पेज पे आओ।
अब रजिस्ट्रेशन पेज पे आने के बाद सीधे आप अपने डेटा को, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो और पेमेंट करके चेक कर लो। तो 2 प्रोसेस हो गए काम करने के, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि आप किस प्रोसेस को पहले पिक करो। ये प्रोसेस पहले करना है कि ये प्रोसेस पहले करना है। और मैक्सिमम जगह पर क्या होता है, बॉटम टू अप अप्रोच ज़्यादा फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स पेज में गलती होगी तो हम कभी भी सेट कर लेंगे, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन पेज में गलती होगी तो मेरा प्रोजेक्ट वहीं खराब हो जाएगा। समझ गए? तो जो आप एप्लीकेशन चेक करते हो, जैसे आप फेसबुक को चेक करते हो या फिर व्हाट्सएप को आप लोग यूज़ करते हो, उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आपको इंटरनली मौका मिलता है उस वेब पेज के इंडेक्स पेज या डैशबोर्ड पेज को देखने का। समझ में आया लॉजिक? अब इसके बीच में एक पार्ट और मैं ऐड कर रहा हूँ। एक पार्ट होता है इसका स्टेप्स का और एक पार्ट होता है इसके अंदर ड्राइवर। स्टेप्स यानी कि जब आप टॉप टू बॉटम के पेज को टेस्ट कर रहे हो और इन केस कोई एक ऐसा पार्ट है जो मिसिंग है, जो अभी डेवलप हुआ ही नहीं है, तो आप उसको टेस्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है ना? अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेज है, जब आपको रजिस्ट्रेशन पेज को टेस्ट करना है, मान लो इस रजिस्ट्रेशन पेज का लिंक किसी अपर वाले से होना है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन पेज को आप तब टेस्ट कर पाओगे जब ये लिंक कनेक्ट होगा। जब ये लिंक ही नहीं कनेक्ट हो पाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पे आ ही नहीं पाओगे। तो आपको वहाँ पे ये डिफेक्ट ढूँढने पड़ते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन पेज तक सही तरीके से पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन हायरार्की। अगर उस हायरार्की में कहीं पे कोई गलती है, कोई मिस्टेक्स है या डेवलपमेंट टीम के मेंबर्स ने उसको बनाया ही नहीं है अभी तक, तो वो क्या है? वो स्टेप्स का पार्ट बन जाए। समझ गए? क्लियर है? तो याद रखना स्टेप्स के पार्ट हमेशा टॉप टू बॉटम की तरफ चलते हैं। ठीक है ना? हायरार्की को फॉलो करते हुए जब आप टॉप टू बॉटम की तरफ टेस्टिंग कर रहे हो और कोई एक पार्ट आपका बीच में मिसिंग है, जो अभी तक डेवलप हुआ ही नहीं है, तो आप बिना उसके टेस्टिंग नहीं कर सकते ना, कैसे टेस्ट करोगे भाई? ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए ऑटोमेशन एक्सरसाइज का पेज आपने ओपन किया, अब मैंने बीच से ये साइन अप वाला पेज हटा दिया, ये लिंक ही हटा दिया, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो कहीं ब्लॉगिंग का लिंक आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन इसके पीछे ब्लॉगिंग भी हो रही है। डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि भाई इस वाले पेज में डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि ब्लॉगिंग होनी चाहिए, लेकिन डेवलपर ने यहाँ पे ब्लॉगिंग का पार्ट बना के छोड़ दिया, उसको ऐड ही नहीं किया। अब जब आप इसको पूरा टेस्ट करोगे तो आप देखोगे होम पेज भी है, अबाउट भी है, कॉन्टैक्ट अस भी है, सारे पेज है, लेकिन ब्लॉगिंग का नहीं है। तो आप क्या टेस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका इंटरकनेक्शन ही नहीं है आपके पास। तो ये किसका पार्ट बन गया? ये स्टेप्स का पार्ट बन जाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अगर हमारे पास वेबसाइट के अंदर अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो, अगर उनके बीच में कोई इंटरकनेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया है, मिसिंग है, डेवलपर ने छोड़ दिया है या अंडर प्रोग्रेस है अभी, तो वो सारे केस आपके पास स्टेप्स में चल रहे होते हैं। ठीक? क्लियर हो गया? भूलोगे तो नहीं? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग किस पे होती है? व्हाट इज़ स्टेप्स एंड व्हाट इज़ ड्राइवर? इंटीग्रेशन टेस्टिंग में 80 टू 90% ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, व्हाट इज़ स्टेप्स एंड व्हाट इज़ ड्राइवर? हाँ, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है भाई, अगर स्टेप्स में केस है तो ड्राइवर में इसका अपोज़िट होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ टॉप से बॉटम की तरफ चल रहे हो या बॉटम से अप की तरफ चल रहे हो। अगर इसकी हायरार्की में अगर आपको कहीं पे भी कुछ मिसिंग लग रहा है तो आपको वो केस ड्राइवर बना देना है, बस खत्म। केस दोनों के सेम है, आपको एरर दोनों में पकड़नी है, बस आपको फॉलो क्या करना है, अप्रोचेज़ अलग-अलग है। एक टॉप से बॉटम की अप्रोच फॉलो कर रहा है, एक बॉटम से टॉप की अप्रोच फॉलो कर रहा है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? सिंपल है लॉजिक्स। हाँ जी, ड्राइवर में चले गए। हाँ, अगर वो केस मिसिंग है तो एरर्स नहीं, यहाँ पे मिसिंग पार्ट ढूँढना होता है, ठीक है? टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप में अगर आप काम कर रहे हो और आपको स्टब्स और ड्राइवर ढूँढने के लिए दिए गए, तो आपको क्या ढूँढना है? आपको ये फाइंड करना है कि मिसिंग पार्ट कौन-सा है हमारे पास। हमारी हायरार्की कहाँ पे ब्रेक हो रही है। आपको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ते हैं। क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? हाँ, हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एसआरएस में मेंशन होगा लेकिन डेवलपर भूल गया भाई, डेवलपर के पास बहुत काम होता है। क्या कन्फ्यूज़िंग है बताओ? चलो आप आपको इसके तरीके से बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिनर बना रहे हो, ठीक है?
डिनर बनाने के टाइम पे आपको बोला गया कि आप सैलेड्स भी काट देना, ठीक? आपने डिनर का पूरा इंतज़ाम कर दिया लेकिन सैलेड नहीं लगाया, तो आपने कुछ मिसिंग कर दिया ना वहाँ पर। तो ये किसका पार्ट है? ये स्टेप्स का पार्ट है। अब आप डिपेंड कर रहा है कि आप हाँ, यही चीज़ कह रहा हूँ मैं कि आपके डेवलपमेंट टीम में ये ढूँढना है कि उसने मिसिंग क्या कर दिया? क्या ऐसा पार्ट था जो मिस कर दिया, अब उसके बिना प्रोजेक्ट आगे चल ही नहीं सकता, ठीक है? इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मान लो इस वाली वेबसाइट में एक ब्लॉगिंग का पार्ट है, लेकिन ब्लॉगिंग के पार्ट के लिए यहाँ ब्लॉगिंग का कुछ लिखा तो होना चाहिए ना, बटन होना चाहिए, कोई लिंक होना चाहिए, तभी तो हम उस ब्लॉगिंग के पार्ट तक पहुँच सकते हैं। अगर वो पार्ट ही यहाँ पर नहीं होगा तो हम ब्लॉगिंग कैसे टेस्ट करेंगे? ठीक है? तो यानी कि या तो वो प्रोग्रेस अंडर है, यानी कि अंडर प्रोग्रेस अभी वो काम हो रहा है। 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में डेवलपर उसको बना के दे देगा। एक प्रोसेस तो ये समझ में आता है। दूसरा प्रोसेस ये समझ में आता है, हो सकता है डेवलपमेंट टीम में वो लोग भूल गए कि भैया हमारा ये भी कोई टास्क होना था। तो बताएगा कौन? टेस्टर ही तो उसको बताएगा, भाई आपने ये पार्ट तो मिसिंग किया हुआ है, अभी तक वेबसाइट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर टीएल रिस्पॉन्सिबल है इसका। अगर टीएल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मान लो उससे भी ये मिसिंग हो जाता है, तो फिर क्लाइंट जब पूरी वेबसाइट को टेस्ट करेगा, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगा, तब वो बताएगा कि भाई आपने यहाँ पे ये वाला पार्ट मिस कर दिया, इसको ऐड कर दें। हाँ जी। हाँ, वो हायरार्की बेस्ड होता है। ठीक है? तो जो अब आप कहोगे हायरार्की बेस होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सॉफ्टवेयर पे हायरार्की बेस काम कर रहे हैं या फिर हम कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो वहाँ पे टास्क बना हुआ मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं कंपनी के अंदर आप अकेले ऐसे इंडिविजुअल टेस्टर होगे जो सारा काम अकेले करोगे। आपके जैसे 10 टेस्टर और होंगे कंपनी में। तो टीम लीडर क्या करेगा, आपका टीएल क्या करेगा? सबको एक-एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि भाई 10 लोग हैं तो 10 के 10 पार्ट को दे देगा कि एक दिन ये करो, एक दिन ये करो, एक दिन ये करो, एक दिन ये करो। सबको अपना-अपना काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम दोनों ही किए जाते हैं, ठीक है? तो ये वाला जितना भी पार्ट होगा ना, ये टीएल के हाथ में होता है कि टीएल उसको कैसे प्ले करवाता है। ऑब्वियसली आप ये भी स्टेप को ही बोलोगे फाइंड द मिसिंग पार्ट, बट डिपेंड ऑन हायरार्की। इफ वी आर यूजिंग अ हाँ, इफ वी आर यूजिंग अ टॉप टू बॉटम अप्रोच, सो दैट टाइम वी कैन यूज़ अ स्टेप्स पार्ट, ठीक है? तो वो स्टेप्स के पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बॉटम टॉप से बॉटम और बॉटम टू अप की तरफ जा रहे हो। हुँ। बॉटम टू टॉप में भी यही होता है कि अगर आपको कोई हायरार्की दी गई है, आप हायरार्की बनाओ ना, आपके पास यहाँ इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज के बाद आपके पास यहाँ पे 2 पेज और आने हैं, एक पेज आपके पास आना है अबाउट अस का, एक पेज आपके पास आना है कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है? अब आप ऊपर से नीचे की तरफ जब बॉटम से टॉप की तरफ टेस्ट करोगे, तो आपको तो नहीं पता होगा कि भाई आप टॉप से बॉटम की तरफ टेस्ट कर रहे हो या टॉप से बॉटम से टॉप की तरफ, ये तो टीएल को पता होता है। यहाँ पे हायरार्की पूरी कौन चलाता है? ये टीएल चलाता है। अब टीएल ने पता चला आपको दे दिया ये वाला पार्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस वाला और आपको इंडेक्स वाला पार्ट दिया ही नहीं है, ठीक है ना? आपको सीधे-सीधे एक यूआरएल दे दिया कि आप कॉन्टैक्ट अस वाले पेज को टेस्ट करो। तो आपने यूआरएल हिट किया, कॉन्टैक्ट अस पेज का ओपन हो गया, खत्म हो गई बात। आपने कहा सर सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी हायरार्की को जब बड़ा बना दिया जाता है, तब वहाँ पे पता चलता है कि अच्छा यहाँ तो भाई टॉप से बॉटम भी गड़बड़ है और बॉटम से अप भी गड़बड़ है। दोनों ही पार्ट यहाँ पे गड़बड़ है। यानी कि एक पार्ट यहाँ पे मिसिंग चल रहा है और एक पार्ट यहाँ पे मिसिंग चल रहा है। ठीक है ना? तो वो मिसिंग केस सिर्फ़ आपको बताना पड़ता है, वो भी कब? जब आपको कभी ऐसा कोई सिनेरियो मिले तब। और 50 से 60% केस में तो आपको यही नहीं पता चलता आप टॉप से बॉटम पे काम कर रहे हो कि बॉटम से अप पे काम कर रहे हो। क्योंकि आपको सिनेरियो मिला, आपने टेस्ट करके दे दिया। या तो आप पूरा सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग अकेले कर रहे हो, तब आपको पता चलता है अच्छा मेरे पास ये पॉइंट अभी और मिसिंग हो चुके हैं। इनको और हमको डेवलप करवाना कंपल्सरी है। हाँ, ये टीएल को ही पता होता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस पहले ही कर दिया कि सारा काम टीएल के हिसाब से होगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ़ एक टास्क मिलेगा, अब वो टास्क आपको टेस्ट करना है। आपको एक यूआरएल प्रोवाइड कर दिया गया कि इस यूआरएल का एक टास्क आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप टेस्ट कर लो। अगर वो मिल रहा है, सब कुछ सही है, नहीं मिल रहा है तो मतलब कुछ गलत है। अब क्या गलत है, उसके साथ फिर टीएल से पूछो।
कि भाई ये हायरार्की जो आपने दी है वो टॉप से बॉटम की हायरार्की दी है कि बॉटम से टॉप की हायरार्की दी है, या आपने इंडिविजुअली कोई ऐसा ही पेज उठा के दे दिया टेस्टिंग करने के लिए जिसको एडॉक टेस्टिंग बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है यार। ये सब दिखावे की बातें होती है। ये सारा देख, वही तो कह रहा हूँ ना, देखने में ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है ना कि सिर्फ टॉप टू बॉटम ही काम हो रहा होता है। क्या पता किसी पेज पे, जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का, सॉरी इसका मैंने एग्जांपल बताया था स्पाइरल टेस्टिंग का। स्पाइरल टेस्टिंग में सबसे पहले काम किस पे होता है? प्रोटोटाइप मॉडल पे। क्यों? क्योंकि जब तक डमी नहीं बनेगा तब तक आपका प्रोजेक्ट ही नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है कि अगर हमारे पास लॉगिन पेज या रजिस्ट्रेशन पेज या पेमेंट पेज सही से काम करेगा, तभी तो हम आगे के प्रोसेस पे काम कर पाएंगे। पता चला पेमेंट पेज काम ही नहीं कर रहा, पूरा प्रोजेक्ट बना के बैठे हैं। ठीक है ना? तो ये हायरार्की बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को रन कैसे करना है वो सिर्फ टीएल आपको समझा पाएगा। ठीक है? तो मीटिंग्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें हवा में नहीं करनी है, उसके लिए प्रॉपर आपकी मीटिंग्स अरेंज की जाएगी। उसमें टीएल होगा आपके पास, पूरी डेवलपमेंट की टीम हो सकती है, पूरी टेस्टिंग टीम हो सकती है, टेस्टिंग टीम का अगर कोई पर्टिकुलर टीएल है वो हो सकता है। ये सारे लोग एक साथ इंटरकनेक्ट होंगे तब आपको काम वहाँ पे प्रोवाइड होता है। और जब आप इनिशियल लेवल पे किसी भी कंपनी पे जाओगे तो कम से कम 3 से 6 महीने तो आप वैसे भी ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे। ठीक है ना? तो इसके लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, और अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता है तो टीएल किस दिन काम आएगा? उससे पूछो कि सर हमको ये पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा है, आप बताओ। फिर आपको वो समझाएगा कि ये वाला प्रोसेस करने के लिए आपको ऐसे-ऐसे काम करना है, खत्म। काम वो नहीं करेगा, वो सिर्फ़ समझा के गाइड करके छोड़ देगा, काम आपको खुद करने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि भाई आपने काम नहीं किया और उसका काम टीएल करेगा, तो नहीं करेगा। काम आप ही को करने हैं, टीएल सिर्फ़ आपको गाइड करके चला जाएगा। ठीक है? तो कमर कस के जाना भाई। अच्छे टीएल मिल गए तो ज़िंदगी बन जाएगी, और खराब टीएल भी नहीं। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है ना, खराब टीएल भाई सुन ही नहीं रहे हैं, आप पता नहीं कितना भी चिल्ला लो उनके सामने, तो भी आपको फिर अपनी स्किल्स वहाँ पे डेवलप खुद से करनी पड़ेगी। फिर आपको किससे कम्युनिकेट करना है? नियर बाय कलीग से। फिर वो आपकी हेल्प करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को कैसे आप टेस्ट कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई टीएल दे काम दे के चला गया। अब टीएल को आप पिंग कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, वो पता नहीं कौन-सी मीटिंग में बिज़ी है। उसके पास ही भाई बहुत काम होता है। तो आपकी हेल्प कौन करेगा? ऐसी सिचुएशन में आपके कलीग्स काम आते हैं। वो आपकी हेल्प करते हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल उसी कंपनी में बिता चुके हैं। तो वो बताएँगे टीएल यार ऐसे ही है, उसको मत परेशान करो, वो ज़्यादा काम के लिए एक्टिव नहीं रहता है, आप अपने काम पे ध्यान दो और गूगल पे जाओ, रिसर्च करो, आप खुद काम करो। ठीक है? कुछ नहीं समझ में आता है तो डिस्कस कर लेना, खत्म हो गई बात। लेकिन ये काम बहुत पहले होता था। आज के टाइम पे क्या है, जब एजाइल मेथोडोलॉजी पे काम होने लगा है, जब से, तब से एवरी वीक आपकी एक मीटिंग टीएल के साथ होती ही होती है। ठीक है? तो कोशिश करना कि अगर आप जिस भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करो वहाँ पे एजाइल मेथोडोलॉजी हो, और प्लस साथ में जीरा सॉफ्टवेयर साथ में कनेक्ट हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि टीएल वहाँ पे चेक कर रहा होता है कि आपने कितना काम किया। आपका टीएल, आपका स्क्रम मास्टर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर क्लाइंट, कोई ना कोई एक बंदा तो उसपे इंटरकनेक्टेड आपके साथ हमेशा रहता है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर मान लो एक पूरा काम आपको दे दिया गया, तो वीकली मीटिंग हो जाएगी। ठीक है? अगर पूरा काम एक साथ नहीं दिया जा रहा है, तो हो सकता है 2 दिन में मीटिंग कर लें, हो सकता है एवरी इवनिंग मीटिंग कर लें, ठीक है? तो ये कंपनी के अंदर के प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट बहुत हेवी होगा, तो आपको एक मॉड्यूल बना के दे देंगे, आप कहेंगे 2 दिन बाद मिलते हैं, 2 दिन में आपको ये प काम कंप्लीट करना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मैसेज कर देना, ठीक है ना? तो इस तरीके से वो मीटिंग्स आपकी कंटीन्यूअसली चलती रहती हैं। एजाइल मेथोडोलॉजी में यही सब फ़ायदे हैं, कि प्रोजेक्ट जो डिले हो रहे होते थे ना, वो बच गए। अब आपको कुछ नहीं तो कम से कम क्लाइंट तो देख ही रहा है ना कि भाई आपने कितना काम किया और कितना काम नहीं किया। तो क्लाइंट को तो आप वैसे भी नहीं मना कर सकते कि हमने काम नहीं किया या हमने काम कर दिया, ठीक है? तो कंपनी के अंदर के सिनेरियो थोड़े से अलग होते हैं। अभी आपने काम नहीं किया इसलिए आपको बड़ा अलग-सा लग रहा होगा, पता नहीं कैसे काम होता है। काम कुछ नहीं होता है, काम बिल्कुल सिंपल होता है। एक हायरार्की फॉलो करनी होती है, आपको सारा काम टीएल प्रोवाइड करेगा या स्क्रम मास्टर करेगा। किसी ना किसी एक सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप सीधे उस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होके उनकी हेल्प ले सकते हो, खत्म। ठीक?
जैसे टीएल होता है वैसे ही एक स्क्रम मास्टर होता है। जब वक्त आएगा तो वो भी बता दूंगा स्क्रम मास्टर क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर टॉप टू डाउन, ठीक, बॉटम टू अप और हाइब्रिड टेस्टिंग, स्टब्स एंड ड्राइवर, ये आपको कुछ पार्ट स्टडी करने होते हैं। और सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड है? ये सब हायरार्की बेस्ड है। जैसे ही हायरार्की होगी उसके हिसाब से प्रोजेक्ट आपका मूव करता है। ठीक है, ये इन्होंने इसमें भी लॉन्च कर दिया। चलो बढ़िया है, पहले ये सब नहीं था, अब तो ये सब भी आ गया इनके पास मास्टर में। ऑटोमेशन एक्सरसाइज में पहले ये सब नहीं था, ये लोगों ने रिसेंटली ऐड किया। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, वीडियो ट्यूटोरियल, कॉन्टेक्ट अस का ये पूरा पेज है। आप इसको फीडबैक के लिए अगर भरना चाहते हो या आप चेक करना चाहते हो कि इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता है, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, एक बार टेस्ट करके देखना कि क्या रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, कंपनी आपको कांटेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ, अपनी डिटेल को पुट करके देखना। कुछ नहीं, अगर वेबसाइट में से कहीं से कुछ रिस्पॉन्स आए तो कह देना टेस्टिंग कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस कुछ-कुछ क्लियर हुआ कि टेस्टिंग प्रोफाइल में होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ आपको सामने वाले की कमियाँ बतानी है, वो भी किसकी? डेवलपर्स के काम की। डेवलपर ने जितना भी काम किया होगा, उन सारी चीज़ों को आपको एक जगह नोट करना है और उसको बाद में फॉरवर्ड कर देना है। तो टीएल को आप फॉरवर्ड करोगे और टीएल आपके डेवलपर्स टीम को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है? इसको बोलते हैं बग लाइफ साइकिल। तो आने वाले समय में जब बग लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि बग लाइफ साइकिल काम कैसे कर रही होती है। कब हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स आ रही होंगी, एरर्स आ रही होगी तो एरर्स आने के बाद आप क्या करोगे? आपने जो काम कर लिया वो फॉरवर्ड किसको करोगे और फॉरवर्ड करने के बाद का क्या प्रोसेस होता है? तो ये हायरार्की पूछी जाती है इंटरव्यू में, एक बग लाइफ साइकिल कैसे काम करती है, ठीक है? तो जब हम लोग करेंगे तो इस पे भी डिस्कशन करेंगे। हुँ। देखो, स्पाइरल, चाहे आप वाटरफॉल मॉडल उठा लो, चाहे स्पाइरल उठा लो, कोई भी उठा लो, जितने भी एडवांटेज हैं वो सब एजाइल मॉडल में हैं। हाँ, उसका डिसएडवांटेज ये है कि आप छोटे सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करा सकते, बड़े सॉफ्टवेयर पे ही यूज़ किया जाता है। स्पाइरल मॉडल का काम नहीं होता है। देखो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है? बजट बहुत हाई होता है, इसलिए स्पाइरल मॉडल को यूज़ नहीं करते हैं। जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तभी उसके ऊपर काम किया जाएगा। हुँ, हुँ। हाँ, एजाइल में चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो, चाहे बड़ा प्रोजेक्ट हो, चाहे कैसा भी प्रोजेक्ट हो, सब कुछ एजाइल में चल रहा है। हाँ, 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 बिल्कुल। बैकअप आपके पास रहेगा ही रहेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। हुँ। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, लार्ज प्रोजेक्ट है, टाइम टेकिंग है, मनी बहुत ज़्यादा होती है, तो बनाते हैं। बिल्कुल, बनाते हैं। जब आप काम करोगे तब आपको क्लैरिटी आएगी कि दोनों में फ़र्क क्या है। चलो फिर किसी दिन आपको मैं स्पाइरल मॉडल बनवा के दिखाऊँगा। प्रैक्टिकली स्पाइरल मॉडल आप बनाओगे सामने और फिर आप मुझे बताओगे कि आपके पास कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है? देखो, मैं ये खुद कह रहा हूँ ना कि वॉटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल के जितने भी एडवांटेजेज़ हैं, वो सब आपको एजाइल में मिलेंगे। एजाइल तो खुद कह रहा है कि भाई मैं तो एक ऐसा सॉल्यूशन हूँ जो सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के दे रहा हूँ। तो आपको वो चीज़ तो कॉपी पेस्ट हर जगह मिलने वाली है।
फिर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई, एजाइल के अंदर सॉल्यूशन है, स्पाइरल का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। एजाइल के अंदर क्या कह रहा है, एजाइल ये कह रहा है कि भाई मैं सबका बाप हूँ, ठीक है ना। अब जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही थी पहले, चाहे वो इंटरकनेक्शन नहीं हो पा रहा था क्लाइंट के साथ, वो भी मैं करवा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या था, लेट प्रोसेस हो पा रहा था, वो भी मैंने हैंडल करना छोड़ दिया। आपको 10 जगह डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्लाइंट से मीटिंग करो, काम हो जाएगा। तो अजाइल तो खुद कह रहा है यार मैं तो सॉल्यूशन हूँ, मेरा तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं आया अभी तक। नहीं 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 नहीं, इटरेटिव करता है, इंक्रीमेंट नहीं करता है। हाँ जी। हाँ, अजाइल सब कुछ फॉलो कर रहा है। ठीक है, अजाइल सिर्फ इटरेटिव ही नहीं कर रहा होता या इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहा होता है। उसका मेन प्रोसेस क्या है, जितने भी अभी तक मॉडल आ चुके हैं उन सबकी कमियों को देखना, और उनके जितने भी एडवांटेज है वो सब उठा के अजाइल में डाल देना। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत लेस हो गया है। ठीक है, टाइम कम हो गया, डॉक्यूमेंटेशन लेस हो गया, बहुत जल्दी अब आपके प्रोजेक्ट बन जाते हैं, क्लाइंट से लगातार मीटिंग्स होती रहती है, तो जो गैप होते हैं वो सब खत्म हो गए। क्योंकि अगर क्लाइंट से मीटिंग नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बोला कि स्पाइरल मॉडल के अंदर टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर की हायरार्की को समझना सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्लाइंट से मीटिंग नहीं करोगे तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्लाइंट के साथ तो बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स करनी चाहिए, एटलीस्ट विद इन अ 2 दिन, विद इन अ 3 डेज़ में आपको एक बार मीटिंग उससे ज़रूर करनी चाहिए। जितना आपने प्रोसेस बनाया उसको दिखाओ कि मैंने इतना कर लिया है। तो उसको जब तक आप नहीं बताओगे ना, तब तक आपको प्रोसेस नहीं मिल पाएगा। हाँ, वो ऐसा भी बहुत बार होता है कि क्लाइंट को खुद नहीं समझ में आता हमको बनवाना क्या है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको क्लैरिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप खुद उस सारे प्रोसेस पे खुद से काम नहीं करोगे। और हाँ, थ्योरी सेम है। आप पूरी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ लो, आपको थ्योरी हर जगह सेम लगेगी। कोई पॉइंट तो ऐसे मिलेंगे ना जो डिफरेंस ला रहे हो। ठीक है, एक बार और क्लियरिटी रखो उसमें, नहीं क्लियर हो तो मुझको बताना। ठीक है, तो आज की कथा यहाँ समाप्त करते हैं, कल फिर दोबारा मिलेंगे हम लोग। अब अभी हम लोगों का एक पार्ट मिसिंग है, नहीं, इटरेटिव तक हो गया, ये सब पूरा प्रोसेस हो गया ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। अब सिस्टम इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे तो सिस्टम इंटीग्रेशन का पार्ट पूरा का पूरा कनेक्टेड होता है यूनिट टेस्टिंग से और इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। बिग बैंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बता दूंगा, वैसे बिग बैंग चाहिए नहीं। ठीक है, कल मैं बिग बैंग डिस्कस कर लूंगा सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर ही, लेकिन बिग बैंग की जरूरत होती नहीं है। हाँ, इसके मेन 3 पार्ट्स ही हैं, टॉप टू डाउन, बॉटम टू अप, और आपके पास बचता है हाइब्रिड टेस्टिंग। अब ये जितने भी पार्ट आप कर रहे हो ना, ये सब आपको सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में फिर से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि कल की क्लास में यही सब चीजें दोबारा रिपीट होंगी, लेकिन सिस्टम इंटीग्रेशन के प्रोसेस में। क्लियर है। चलिए, कल कनेक्ट करते हैं विद न्यू एग्जाम। ठीक है, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। वीडियो प्लीज डाउनलोड करके रख लेना, आप लोग जो पीपीटीज वगैरह दे रहा हूँ वो भी आप लोग डाउनलोड करके रख लेना। थैंक यू, बाय, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। आज कौन सी क्लास है, मैनुअल। हाँ, फोर्थ है, ये फोर्थ है, फोर्थ है। ठीक, फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास।